चलिए एक बेहद चौंकाने वाले क्लिनिकल तथ्य से इस गहन क्लिनिकल चर्चा की शुरुआत करते हैं। हाँ, और ये तथ्य ऐसा है जो पूरी प्रैक्टिस को बदल सकता है। बिल्कुल। कल्पना कीजिए कि एक पेशेंट क्लिनिक में आता है और उसे कोई नई दवा नहीं दी जाती, कोई भारी प्रिस्क्रिप्शन नहीं, बस एक छोटा सा टाइमिंग शिफ्ट। एग्जैक्टली। बस उसे कहा जाता है कि जो भीगा हुआ बादाम वो बरसों से हर सुबह खाता आ रहा है, उसे सुबह की बजाय रात में खाना शुरू कर दे। सुनने में ये एक बहुत ही मामूली सा बदलाव लगता है ना? लेकिन हमारी आज की रिसर्च के अनुसार सिर्फ इस एक टाइमिंग शिफ्ट से उस पेशेंट के क्लिनिकल रिजल्ट्स 100% तक बदल सकते हैं। ये एक परफेक्ट उदाहरण है जो दिखाता है कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में छोटी डिटेल्स कितनी अहम होती हैं। आमतौर पर हम द्रव्य या फूड को सिर्फ उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू से तौलते हैं, जो कि एक बहुत ही लिमिटेड अप्रोच है। हाँ, लेकिन जब आप उस साधारण से आहार को सही समय, सही अनुपान और सही विधि के साथ जोड़ देते हैं, तो वो एक सामान्य स्नैक से हटकर एक अत्यधिक शक्तिशाली औषधि में तब्दील हो जाता है। नमस्कार, संविता ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम वैद्य शिवम गंगवार की ड्राई फ्रूट्स को लेकर जो क्लिनिकल नॉलेज है उसे डिस्कस करेंगे। और आज की इस गहन चर्चा का मिशन द्रव्य गुण विज्ञान की कोई बेसिक लिस्ट या टेक्स्ट बुक पढ़ना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज हम क्लिनिक में रोज इस्तेमाल होने वाले 7 बहुत ही विशिष्ट शुष्क फलों यानी ड्राई फ्रूट्स की डीप क्लिनिकल एप्लीकेशन को डिकोड करेंगे। हम उनकी टेक्निकल प्रॉपर्टीज को समझेंगे और फिर सीधे देखेंगे कि वो क्लिनिक में पेशेंट्स के लिए कैसे काम करते हैं। हाँ, ये चर्चा हर उस प्रैक्टिशनर के लिए बहुत जरूरी है जो फूड एज मेडिसिन के कोर सिद्धांत पर काम करता है। हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि कौन सा ड्राई फ्रूट क्या करता है, बल्कि हम उस वाई को डिकोड करेंगे कि कैसे एक साधारण सा फल प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ शरीर की गहराई में जाकर सीधे पैथोलॉजी को हिट करता है। तो चलिए इस खजाने को अनपैक करते हैं। बिल्कुल। हमारी लिस्ट का पहला शुष्क फल है किशमिश, जिसे रेजिन्स भी कहा जाता है। इससे ट्रेडिशनली एक बेहतरीन स्ट्रेंथ और मसल बिल्डर माना गया है। अगर हम किशमिश के बेसिक आयुर्वेदिक ब्लूप्रिंट की बात करें तो ये स्वाद में मधुर है और इसमें एक बहुत ही विशिष्ट अम्ल रस मौजूद होता है। और टेक्स्ट के अनुसार ये शरीर में वात और पित्त का शमन करती है। हाँ, और सबसे प्रमुख रूप से शरीर में मांस धातु को बढ़ाती है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प पहलू है वो है इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन। हमारे पास इसके 2 बहुत ही स्पेसिफिक और अलग-अलग प्रोटोकॉल हैं। पहला सिनेरियो लेते हैं वेट गेन का। मान लीजिए क्लिनिक में एक ऐसा पेशेंट आता है जो कृश है, मतलब अंडरवेट है, शारीरिक रूप से बेहद कमजोर है और उसकी भूख एकदम खत्म हो चुकी है। ऐसे पेशेंट के लिए मॉडर्न अप्रोच अक्सर भारी भरकम सप्लीमेंट्स या आर्टिफिशियल एपेटाइट स्टिमुलेंट्स की होती है, जो पेट को और इरिटेट कर सकते हैं। तो क्या ऐसे में किशमिश एक नेचुरल ऑल्टरनेटिव का काम करती है? बिल्कुल करती है। निर्देश ये है कि ऐसे कृश व्यक्तियों को सुबह उठकर जब स्वाभाविक भूख लगे तब उन्हें 8 से 10 किशमिश खानी चाहिए। अब इसका मैकेनिज्म समझिए। कृष्णा या शरीर का सूखना अक्सर वात के अनियंत्रित रूप से बढ़ने के कारण होता है। हाँ, और किशमिश का जो मधुर और अम्ल रस है वो सीधे उस वात दुष्टि को काटता है। और सबसे अहम बात, ये रुचि जगाता है, यानी नेचुरल एपेटाइट को रिस्टोर करता है। एग्जैक्टली। जब शरीर नेचुरली खाने की डिमांड करेगा तभी तो असली धातु का निर्माण होगा। ये बहुत ही लॉजिकल है। मतलब हम सिस्टम पर जोर जबरदस्ती करने के बजाय उसे नेचुरली रिबूट कर रहे हैं। और इसका जो दूसरा क्लिनिकल प्रोटोकॉल है वो स्वर भेद यानी आवाज बैठने या हॉर्सनेस से जुड़ा है। जैसे कोई टीचर या सिंगर जिसका गला बैठ गया हो। निर्देश कहता है कि गला बैठने पर किशमिश को धीरे धीरे चबाकर खाना चाहिए। अगर मैं इसके मैकेनिज्म को डिकोड करूं तो क्या ये कहना सही होगा कि यहाँ भी वो अम्ल रस ही मुख्य भूमिका निभा रहा है? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। स्वर भेद मुख्य रूप से गले के हिस्से में लोकल वात दोष के जमा होने के कारण होता है। तो जब पेशेंट किशमिश को धीरे धीरे चबाता है तो उसका अम्ल रस धीरे धीरे गले में रिलीज होता है। हाँ, और ये रस एक लोकल मेडिसिन की तरह काम करता है जो गले में जमे हुए उस लोकल वात को काटता है, उसे शमित करता है और वोकल कॉर्ड्स को ल्यूब्रिकेट करके प्राकृतिक आवाज को पूरी तरह रिस्टोर कर देता है। ये कमाल का इंसाइट है। एक ही फल, लेकिन उसका रस शरीर के अलग अलग हिस्सों में वात को कैसे हैंडल कर रहा है, ये देखना अद्भुत है। चलिए अब उस द्रव्य की ओर बढ़ते हैं
जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरुआत में किया था, बादाम यानी द मैरो टॉनिक। बादाम के जो टेक्निकल गुण हैं वे बहुत स्पष्ट हैं। हाँ, ये मधुर है, स्निग्ध यानी ऑयली है और पचने में गुरु यानी हेवी है। ये वात और पित्त को पैसिफाई करता है, लेकिन इसका मुख्य एक्शन है मज्जावर्धक होना। यानी ये सीधे नर्वस टिश्यू और बोन मैरो को नरिश करता है, जिससे स्मृति यानी मेमोरी और बुद्धि बढ़ती है। और यहीं पर वो क्लिनिकल टाइमिंग का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया की आम धारणा को पलट कर रख देता है। दुनिया भर में लोग बादाम को रात में भिगोते हैं और सुबह नाश्ते में खाते हैं। ये लगभग हर घर का रूटीन है। लेकिन अगर आप आयुर्वेद के डीप क्लिनिकल निर्देशों को देखें तो वहां स्पष्ट लिखा है कि बादाम को सुबह पानी में भिगोएं और रात को भोजन के बाद या सोने से ठीक पहले खाएं। ये तो सच में आम प्रैक्टिस के बिल्कुल उलट है। तो अगर हम इसे सुबह खाते हैं तो क्या हम इसके मज्जावर्धक गुणों को पूरी तरह वेस्ट कर रहे हैं? रात के समय में ऐसा क्या खास है जो सुबह नहीं होता? इसे ऐसे समझिए कि आप एक प्रीमियम डिलीवरी सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पैकेज को गलत टाइम जोन में भेज रहे हैं। अच्छा, वो कैसे? रात का जो समय होता है, विशेषकर भोजन के बाद का और सोने से पहले का, वो हमारी फिजियोलॉजी में उदान वायु का पीक समय होता है। उदान वायु की गति ऊपर की तरफ होती है, यानी चेस्ट, गले और सीधे ब्रेन की तरफ। एग्जैक्टली। तो चूंकि हमारा मुख्य टारगेट ब्रेन और नर्वस सिस्टम है, हमें उस औषधि को उदान वायु के एक्टिव होने पर ही देना होगा। जब हमें प्राणवायु और उदान वायु के जरिए ब्रेन की मेमोरी और बुद्धि को एड्रेस करना है, तो हमें वो मज्जावर्धक औषधि ठीक उसी समय देनी होगी जब वो सिस्टम सबसे ज्यादा रिसेप्टिव हो। हाँ, ये स्पेसिफिक विंडो ही सबसे असरदार होती है। सुबह खाने से वो बादाम पच तो जाएगा, लेकिन उसका पोषण शायद शरीर के दूसरे हिस्सों या सामान्य ऊर्जा में खर्च हो जाए। रात को खाने से वो सीधा एक गाइडेड मिसाइल की तरह ब्रेन टिश्यू को हिट करता है। ये क्लिनिकल टाइमिंग का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। अगर मेडिसिन सही है लेकिन टाइमिंग गलत है तो टारगेट मिस हो जाएगा। चलिए अब इस न्यूरोलॉजिकल फोकस से थोड़ा शिफ्ट होकर हम अपने तीसरे ड्राई फ्रूट की तरफ आते हैं, खजूर यानी डेट्स। खजूर की टेक्निकल प्रॉपर्टीज बहुत ही यूनिक हैं। ये स्वीट है, गुरु यानी हैवी है, लेकिन इसमें एक बहुत ही खास गुण है, ये सारक है। सारक का अर्थ है कि ये एक माइल्ड लैक्सेटिव का काम करता है, मल को आगे बढ़ाता है। आयुर्वेद में इसका मुख्य काम रक्तवर्धक यानी खून बढ़ाना और मांसवर्धक बताया गया है। क्लिनिक में एनीमिया यानी रक्ताल्पता के पेशेंट्स रोज आते हैं, उनके लिए खजूर एक गेम चेंजर है। आप देखिए, मॉडर्न सिंथेटिक आयरन सप्लीमेंट्स का सबसे बड़ा, सबसे कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? सिवियर कॉन्स्टिपेशन। पेशेंट्स अक्सर कब्ज की वजह से अपना आयरन कोर्स बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि वो गोलियां आंतों में भयंकर रूखापन पैदा करती हैं। और यहीं पर खजूर का वो सारक गुण एक मास्टर स्ट्रोक साबित होता है। बिल्कुल, सारक गुण होने के कारण खजूर आंतों को बिना इरिटेट किए, बिना कोई रूखापन पैदा किए मल को आगे बढ़ाता है। ये एक साथ दो काम कर रहा है, कब्ज को रोक रहा है और बहुत ही एफिशिएंटली रक्तवर्धक का काम करते हुए खून भी बढ़ा रहा है। ये एक कंप्लीट पैकेज है। और जो पेशेंट्स कृश हैं, जिन्हें वजन बढ़ाना है, उनके लिए हमारे पास खजूर को सीधा खाने के बजाय एक स्पेशल प्रोसेसिंग का निर्देश है। उन्हें खजूर घी में पकाकर देने को कहा गया है। अगर मैं इस कॉम्बिनेशन को डिकोड करूं, तो क्या घी यहाँ सिर्फ एक्स्ट्रा कैलोरीज के लिए है या इसका रोल कुछ और है? घी कभी भी सिर्फ कैलोरी नहीं होता। घी अपने आप में एक योगवाही है, यानी एक ऐसा पावरफुल कैटलिस्ट जो अपने साथ जुड़ने वाले द्रव्य के गुणों को कई गुना बढ़ा देता है। तो जब खजूर को घी में पकाया जाता है, तो घी खजूर के उस बल्किंग या ब्रूहण इफेक्ट को एम्पलीफाई कर देता है। हाँ, ये सीधा मांस धातु पर असर करता है। इससे सिर्फ खोखला वजन नहीं बढ़ता, बल्कि हेल्दी मांस धातु का निर्माण होता है। और स्किन में डीप स्निग्धता आती है और झुर्रियां कम होती हैं। ये कॉम्बिनेशन की पावर को बहुत खूबसूरती से समझाता है। अब इसी अनुपान और कॉम्बिनेशन की बात को आगे बढ़ाते हुए हम खारिक यानी ड्राई डेट्स पर आते हैं। खारिक को द बोन बिल्डर कहा जाता है। इसका मुख्य टेक्निकल एक्शन अस्थि धातु पोषक के रूप में डिफाइन किया गया है। यानी ये सीधे हड्डियों के फ्रेमवर्क को पोषण देता है। खारिक का क्लिनिकल इस्तेमाल हमें सिखाता है कि हम औषधि को किस व्हीकल या माध्यम के साथ दे रहे हैं, ये कितना अहम है। इसका पहला शानदार क्लिनिकल यूज पीडियाट्रिक्स में है, जिसे हम बाल गुटी के नाम से जानते हैं। हर प्रैक्टिशनर ने अपने क्लिनिक में उन परेशान माता पिता को देखा होगा जिनके छोटे बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं। बच्चे दर्द से रोते हैं, उन्हें बुखार आता है। अक्सर लोग उन्हें सुन्न करने वाले जेल लगा देते हैं।
जो कि सिर्फ एक टेम्पररी बैंडेड है, वो जड़ पे काम नहीं करता। बिल्कुल। ऐसे में खारिक को पत्थर पर दूध के साथ घिसकर बच्चों को चटाया जाता है। यहाँ दूध सिर्फ एक लिक्विड नहीं है, वो एक करियर है जो खारिक के अस्थि धातु पोषक गुणों को सीधे हड्डियों तक ले जाता है। इससे बोन टिश्यू को डीप नरिशमेंट मिलता है और दांत बिना किसी तकलीफ या दर्द के बहुत आसानी से निकल आते हैं। ये तो बच्चों की बात हुई, लेकिन महिलाओं के स्वास्थ्य में भी खारिक का एक बहुत ही पावरफुल प्रोटोकॉल बताया गया है। विशेषकर इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन या अनियमित मासिक धर्म के केस में प्रोटोकॉल ये है कि खारिक के पाउडर को लिक्विड घी के साथ भोजन से पहले लेना चाहिए और उसके ठीक ऊपर से 6 मुनक्के का सूप पीना चाहिए। ये सुनने में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेयर्ड अप्रोच लगती है। ये कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि पैथोलॉजी डीप है। इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन कोई सतही समस्या नहीं है, ये मुख्य रूप से पेल्विक रीजन में अपान वायु की गति के बिगड़ने से होता है। अपान वायु का नेचुरल काम है नीचे की तरफ मूव करना, चाहे वो मल हो, मूत्र हो या मेंस्ट्रुअल ब्लड हो। जब खारिक को घी के साथ भोजन से पहले यानी अपान काल में दिया जाता है तो वो सीधे अपान वायु के क्षेत्र में जाकर ताम करता है। और फिर जो ऊपर से मुनक्के का सूप पिया जाता है वो क्या करता है? वो सूप उस वायु को सही तरीके से अनुलोमित करता है। इसे ऐसे समझिए कि एक वन वे स्ट्रीट पर ट्रैफिक जैम लगा है। अच्छा। घी और खारिक उस रास्ते को रिपेयर करते हैं और मुनक्के का सूप एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह उस अपान वायु को उसकी सही दिशा में यानी नीचे की ओर धकेलता है। हाँ बिल्कुल। ये पूरा कॉम्बिनेशन पेल्विक रीजन में वायु को रेगुलेट करके फ्लो को नेचुरली नॉर्मलाइज कर देता है। एक वन वे स्ट्रीट का ट्रैफिक जैम, ये एनालॉजी इस पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। कैसे अनुपान बदल देने से द्रव्य का टारगेट्स अस्थि धातु से शिफ्ट होकर सीधा अपान वायु तक पहुंच गया। चलिए अब 5वें शुष्क फल पर आते हैं, अंजीर यानी फिग्स। अंजीर के टेक्निकल गुण हैं स्वीट, ऑयली और हेवी। और इसका जो सबसे मुख्य एक्शन बताया गया है वो भी वात अनुलोमन ही है, यानी वात को सही दिशा में नीचे की तरफ गाइड करना। इसीलिए अंजीर को द जेंटल लैक्सेटिव कहा गया है। क्लिनिक में अक्सर ऐसे कमजोर पेशेंट्स आते हैं जो या तो बहुत कृश हैं या बहुत छोटे बच्चे हैं या फिर वृद्ध लोग हैं। बुढ़ापे में आते नेचुरली बहुत ड्राई हो जाती हैं और उन्हें सिवियर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। ऐसे में अगर हम उन्हें सेनापत्ती या कैस्टर ऑयल जैसे कठोर परगेटिव्स दे दें तो वो तो एक तरह से रेगमाल या सैंडपेपर रगड़ने जैसा होगा, जो उनकी आंतों को और छील देगा। बिल्कुल सही कहा आपने। वो हार्श लैक्सेटिव्स उनकी आंतों को और ज्यादा ड्राई, इरिटेटेड और कमजोर कर देंगे। ऐसे डेलिकेट पेशेंट्स के लिए हमारे सोर्सेज एक मेडिसिनल फिग सूप बनाने का क्लिनिकल एडवांटेज डिकोड करते हैं। रेसिपी बहुत ही प्रिसाइज है। 4 अंजीर लेने हैं, उन्हें 1.5 कप पानी में तब तक उबालना है जब तक पानी 1 कप ना रह जाए। फिर उसमें 1/4 चम्मच घी, 1 चुटकी नमक और थोड़ी सी चीनी मिलानी है। और ये सूप किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब इसे रात में भोजन से पहले गुनगुना पिया जाता है और साथ में उबले हुए अंजीर को चबाकर खाया जाता है तो ये आंतों को बहुत ही डीप लेवल पे लुब्रिकेट करता है। नमक सिक्रीशंस को बढ़ाता है, घी लुब्रिकेशन देता है और अंजीर वात अनुलोमन करता है। ये कॉम्बिनेशन बिना किसी क्रैम्प या दर्द के मल को बहुत ही सेफली बाहर निकालता है। जोर जबरदस्ती करने की बजाय सिस्टम को लुब्रिकेट करने की ये जेंटल अप्रोच ही इसे इतना इफेक्टिव बनाती है। ये अप्रोच वाकई बहुत ह्यूमन और लॉजिकल है। अब अगले फल पर आते हैं, जर्दालू यानी एप्रिकॉट्स। इसकी प्रॉपर्टीज बाकी मीठे ड्राई फ्रूट्स से थोड़ी अलग हैं। ये स्वीट है लेकिन इसमें थोड़ा सा अम्ल रस यानी खट्टापन भी है। टेक्निकली ये जठराग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है और शरीर में मांस धातु की वृद्धि करता है। जर्दालू का सबसे अद्भुत और काउंटर इंट्यूटिव रोल ईएनटी कंडीशंस में सामने आता है। आमतौर पर जब किसी को सर्दी होती है तो हम गर्म काढ़े, तुलसी या काली मिर्च जैसी तीखी चीजों की बात करते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता कि एक ड्राई फ्रूट राइनाइटिस में मदद कर सकता है, लेकिन क्रॉनिक राइनाइटिस यानी बार-बार होने वाली सर्दी में इसे भोजन के बाद खाने का स्पष्ट क्लिनिकल निर्देश है। ये सच में बहुत अजीब लगता है। तो जर्दालू गले और नाक के कंजेशन में एग्जैक्टली कैसे काम कर रहा है? इसका जवाब हमारी डीप टिश्यू फिजियोलॉजी में छुपा है। जब किसी को बार-बार सर्दी होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे बार-बार कोई बाहरी इन्फेक्शन हो रहा है। तो फिर इसका असली मतलब क्या है? इसका असली मतलब है कि उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में खम्मल जमा हो रहा है। खम्मल का मतलब है
मांस और मेद धातु के मेटाबॉलिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट। मतलब शरीर के अंदर का कचरा जो ठीक से प्रोसेस नहीं हो पाया। बिल्कुल। जब हम भोजन के बाद जर्दालू खाते हैं तो उसका वो जो विशिष्ट अम्ल और मधुर रस है वो उस जमे हुए वेस्ट को, उस खम्मल को उसी जगह पर डाइजेस्ट कर देता है। जब वो वेस्ट ही डाइजेस्ट हो जाएगा तो शरीर को उसे बलगम के रूप में बाहर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कंजेशन अपने आप जड़ से खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ लक्षणों को दबाने वाली एंटी एलर्जिक दवा नहीं है, बल्कि ये उस टिश्यू वेस्ट को क्लियर करके बीमारी को रूट लेवल से खत्म करता है। ये पर्सपेक्टिव सच में आई ओपनिंग है। मतलब हम सर्दी का इलाज नाक में नहीं बल्कि टिश्यू के मेटाबॉलिज्म में कर रहे हैं। कमाल है। अब हम अपने लिस्ट के 7वें और आखिरी ड्राई फ्रूट की बात करते हैं, जिसके ऊपर क्लिनिक्स के लिए एक बहुत बड़ी हीट वार्निंग या रेड फ्लैग लगा हुआ है। काजू यानी कैश्यूज। अगर हम काजू की टेक्निकल प्रॉपर्टीज को देखें तो ये मधुर तो है, लेकिन पोटेंसी में अत्यंत उष्ण यानी हॉट है। ये वात को तो शांत कर देता है, लेकिन शरीर में कफ और पित्त को बहुत ही अग्रेसिवली और तेजी से बढ़ाता है। एक सफल वैद्य की पहचान सिर्फ ये जानने में नहीं है कि क्या देना है, बल्कि ये जानने में भी है कि क्या नहीं देना है। काजू के कॉन्ट्राइंडिकेशंस का क्लिनिकल महत्व समझना बहुत ही क्रिटिकल है। हम अक्सर देखते हैं कि लोग गर्मियों की शादियों में जाते हैं और रोस्टेड काजू मुट्ठी भर भर के खा लेते हैं, फिर अगले दिन एसिडिटी, स्किन ब्रेकआउट्स या पेट में जलन की शिकायत करते हैं। वो मूल रूप से अपने पित्त सिस्टम में एक फायर अलार्म सेट कर देते हैं। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति पित्त प्रकृति का है या फिर ग्रीष्म ऋतु यानी भयंकर गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो काजू को पूरी तरह अवॉइड करना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं को भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्भ के समय अत्यधिक उष्ण चीजें नुकसानदायक हो सकती हैं। और हमारे सोर्सेज में सबसे सख्त चेतावनी उन रोगियों के लिए है जिन्हें रक्तपित्त यानी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं या जिन्हें एसिडिक यूरिन और शरीर में जलन की शिकायत रहती है। रक्तपित्त एक ऐसी गंभीर कंडीशन है जहां शरीर के अंदर पहले से ही पित्त इतना उग्र और गर्म होता है कि वो रक्त को दूषित करके मसूड़ों, नाक या अन्य रास्तों से ब्लीडिंग करवाता है। खून एक तरह से उबल रहा होता है। अगर ऐसे रोगी को आप काजू जैसा अत्यंत उष्ण द्रव्य दे दें तो ये सचमुच धधकती आग में गैसोलीन डालने का काम करेगा और भयंकर नुकसान हो सकता है। ये वार्निंग हमें याद दिलाती है कि ड्राई फ्रूट्स को आंख बंद करके बस एक हेल्दी स्नैक मान लेना कितनी बड़ी क्लिनिकल भूल हो सकती है। प्रकृति और विकृति का असेसमेंट हमेशा सबसे पहले होना चाहिए। तो चलिए, इन 7 शुष्क फलों की क्लिनिकल डिकोडिंग के बाद अब हम कुछ जनरल गाइडलाइंस को समझ लेते हैं। फ्रूट कंजम्पशन के कुछ बेसिक नियम हमारे सोर्सेज में स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। जैसे कि ताजे फल खाने का सबसे सही समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे के बीच का होता है। सूरज ढलने के बाद ताजे फल अवॉइड करने चाहिए। ड्राई फ्रूट्स कितने भी फायदेमंद क्यों ना हो, हमेशा मॉडरेशन में यानी एक नियंत्रित मात्रा में ही खानी चाहिए। और सबसे जरूरी नियम, हमेशा ऋतु यानी मौसम और व्यक्ति की अपनी प्रकृति के अनुसार ही इनका चुनाव करना चाहिए। अगर हम इस पूरे डीप डाइव का एक अल्टीमेट क्लिनिकल टेकअवे निकालें तो वो एक लाइन में सिमट जाता है: सिंपल फ्रूट्स बिकम पोटेंट मेडिसिन थ्रू प्रॉपर टाइमिंग एंड प्रिपरेशन। यानी एक साधारण सा फल भी सही समय और सही तैयारी के साथ एक अत्यधिक शक्तिशाली औषधि बन जाता है। हमने आज देखा कि कैसे सोकिंग जैसे बादाम को पानी में भिगोना उस द्रव्य की डाइजेस्टिबिलिटी को पूरी तरह बदल देता है। और हमने समझा कि कैसे टाइमिंग, जैसे दिन की बजाय रात में खाना, सीधे विशिष्ट दोषों और उदान वायु को टारगेट करता है। और कैसे प्रोसेसिंग, जैसे खजूर को घी में पकाना, उसकी असली थेरेप्यूटिक वैल्यू को अनलॉक कर देता है। आहार को क्लिनिक में औषधि बनाने का यही असली विज्ञान है। और जाने से पहले हम अपने सभी प्रैक्टिशनर साथियों के लिए एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहते हैं। अगर सिर्फ खाने का समय दिन से रात कर देने से एक साधारण सा बादाम सीधे ब्रेन पर असर कर सकता है, और सिर्फ घी और मुनक्के का सूप जोड़ देने से खारीक पेल्विक रीजन में अपान वायु को सेट कर सकता है, तो जरा सोचिए, आपकी रसोई में मौजूद हल्दी, जीरा या अजवाइन जैसी आम औषधियों की टाइमिंग और अनुपान बदल देने से क्लिनिक में कितने चमत्कारिक रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इस अनएक्सप्लोर्ड दिशा में निरंतर सोचने की आवश्यकता है। एक ही द्रव्य अलग समय और अलग माध्यम के साथ शरीर में क्या-क्या कर सकता है, इसकी संभावनाएं सच में अनंत हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का लेक्चर? आशा करते हैं आप इसे अपनी प्रैक्टिस में यूज करेंगे। हमें कमेंट्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए संहिता ट्रिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें।
आपको और आपके परिवार को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी वैद्य जर्नी को अनेकों शुभकामनाएं। जय हो।